नमस्कार और आज के इस नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद संवेदनशील लेकिन सच में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को समझने जा रहे हैं। हमारे पास जो सोर्सेज हैं, जैसे न्यूज़ रिपोर्ट्स, मिलिट्री इंटरव्यूज और कुछ बहुत ही पर्सनल मेमोयर्स, उनसे हम इस पूरी घटना को निष्पक्ष रूप से डिकोड करेंगे। हम टैक्टिकल मिलिट्री स्ट्राइक से लेकर उन गहरे मानवीय जज्बातों तक हर पहलू को कवर करने वाले हैं। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। इस पूरी जियोपॉलिटिकल कहानी को समझने से पहले हमें उस गहरी इमोशनल सच्चाई को समझना होगा जो इसके बिल्कुल केंद्र में है। जरा ऐश्वर्या द्विवेदी के इन शब्दों पर गौर कीजिए, जिन्होंने पहलगाम हमले में अपने पति को खो दिया था। जैसे ही मैंने सिंदूर नाम देखा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। इससे हमें थोड़ी शांति मिलती है। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये उस अथाह दर्द और न्याय की उम्मीद का एक बहुत ही सीधा और मार्मिक प्रमाण है। हमारा पहला भाग है पहलगाम हमला। अगर आप इस टाइमलाइन को देखें तो 22 अप्रैल 2025 की सुबह सब कुछ कितना सामान्य लग रहा था। कश्मीर घाटी में बिल्कुल शांति थी, टूरिस्ट अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे। लेकिन फिर दोपहर होते होते पूरी तस्वीर बदल गई। आतंकवादियों ने टूरिस्ट्स के ग्रुप्स को बीच में ही रोक लिया और शाम आते आते ये सब एक भयानक त्रासदी में बदल गया, जहां धर्म के आधार पर चुन चुनकर लोगों की हत्या कर दी गई। आप सोचिए, एक शांतिपूर्ण सुबह कैसे चंद घंटों के भीतर एक भयानक दुस्वप्न में बदल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस निर्मम हमले में 26 मासूम लोगों की जान चली गई। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, इनके पीछे दिल दहला देने वाली व्यक्तिगत कहानियां हैं। इनमें नवविवाहित शुभम द्विवेदी और लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल थे। जो रिपोर्ट सामने आई वो बताती हैं कि कैसे कुछ पुरुषों को उनकी पत्नियों के सामने ही मार दिया गया। ये एक ऐसा गहरा इमोशनल वॉइड है जिसे शब्दों में बयां करना सच में नामुमकिन है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, ऑपरेशन सिंदूर रिटेलिएशन। अब यहाँ से चीजें बहुत ही तेजी से बदलती हैं। ये नंबर 22 देखिए, सिर्फ 22 मिनट। रिपोर्टों के अनुसार भारतीय सशस्त्र बलों को अपनी पहली जवाबी एयर स्ट्राइक लॉन्च करने में बस इतना ही समय लगा। ये उनकी तैयारी और एक्शन की असाधारण स्पीड को दिखाता है। और इसी तेज रफ्तार को कायम रखते हुए ठीक 9 आतंकी ठिकानों को बिल्कुल अचूक सटीकता यानी क्लिनिकल प्रिसिजन के साथ पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया गया। और इस एक्शन के बाद अगले 88 घंटों तक 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच एक बहुत ही इंटेंस सैन्य संघर्ष चला, जिसके बाद जाकर इस पर ब्रेक लगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये घटनाक्रम कैसे बिल्डअप होता है। 7 मई की आधी रात को एयर स्ट्राइक्स शुरू हुई, फिर 8 और 9 मई को बॉर्डर्स पर झड़पें और ड्रोन्स के जरिए जवाबी हमले हुए। और फाइनली 10 मई को अमेरिका की मध्यस्थता से सीज फायर यानी युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। ये एक बेहद फास्ट पेस्ड मिलिट्री और डिप्लोमैटिक टाइमलाइन थी। सोर्सेस से एक और बहुत ही अहम बात सामने निकल कर आती है। इस पूरे ऑपरेशन की सफलता की जानकारी दुनिया को देने के लिए जिस प्रेस ब्रीफिंग का आयोजन हुआ, उसे 2 महिला सैन्य अधिकारियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने लीड किया। वहीं जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर भी इस कार्रवाई को अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और रूस जैसी बड़ी वैश्विक शक्तियों का समर्थन मिला, जिन्होंने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का निष्पक्ष रूप से सपोर्ट किया। हमारा तीसरा भाग, आधुनिक युद्ध की व्याकरण यानी द मॉडर्न वॉरफेयर ग्रामर। इस कोड पर जरा ध्यान दीजिए। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस ऑपरेशन को एक क्रेडिबल ऑर्केस्ट्रा बताया, जहां हर म्यूजिशियन ने सटीकता और तालमेल के साथ अपना रोल प्ले किया। ये बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है कि कैसे आज के ऑपरेशंस में इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और एग्जीक्यूशन एक साथ मिलकर बिल्कुल सीमलेस तरीके से काम करते हैं। इसी नई युद्ध नीति को समझाने के लिए सेना प्रमुख ने 6 C's का सिद्धांत सामने रखा: कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, कोएग्जिस्टेंस, कंपटीशन, कॉन्टेस्टेशन और कॉन्फ्लिक्ट। हमारे सोर्सेज का विश्लेषण ये बताता है कि आज की तारीख में युद्ध का मैदान सिर्फ साफ सुथरी सीमाओं में नहीं बंधा है, बल्कि यह इन 6 अलग अलग और बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स का एक मिला-जुला रूप बन चुका है। चौथा भाग, अदृश्य निशान या कहें द इनविजिबल स्कार्स। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये युद्ध के 2 बिल्कुल अलग चेहरों को आमने सामने रखती है। एक तरफ फ्रंट लाइन की सच्चाई है, जिसमें सामरिक जीत, राष्ट्रीय गौरव और दुश्मनों का खात्मा शामिल है, जो सुनने में बहुत टेक्निकल और सटीक लगता है। लेकिन दूसरी तरफ है होम फ्रंट की सच्चाई,
जहां टूट चुके जीवन को फिर से जोड़ना, जीवन भर का दर्द सहना और उम्र भर की शारीरिक अक्षमताओं के साथ जीना पड़ता है। ये वो उलझी हुई और लंबी सच्चाई है जिसे जीवित बचे लोग और उनके परिवार रोज जीते हैं। इस बात को और गहराई से समझने के लिए हम शिखा सक्सेना की किताब नेशन फर्स्ट का संदर्भ ले सकते हैं। ये मेमोयर एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण है। ये बताता है कि कैसे कारगिल में उनके पति को गंभीर चोटें आईं और उसके बाद मिलिट्री से कॉर्पोरेट लाइफ में जाना उनके लिए कितना थका देने वाला सफ़र था। ये हमें याद दिलाता है कि युद्ध के मैदान में गोलियों की आवाज़ शांत होने के बरसों बाद भी परिवार राष्ट्रीय सुरक्षा की इस भारी कीमत को चुकाते रहते हैं। 5वां भाग, बच्चों को इस दुख से कैसे उबारा जाए। जरा इसके बारे में सोचिए। आप एक छोटे बच्चे को किसी शहीद की मौत के बारे में कैसे समझाएंगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि उन परिवारों के सामने खड़ी एक बेहद वास्तविक और अकल्पनीय चुनौती है जो इस दौर से गुजर रहे होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन सोर्सेज में इस मुश्किल सवाल का जवाब भी तलाशने की कोशिश की गई है। वीना नरवणे की किताबों की सीरीज जैसे द मेमोरी ट्री इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देती है। इसमें कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, जैसे बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से किताबें पढ़ाना, उनसे उनकी भावनाओं को लेकर ओपन एंडेड सवाल पूछना और उनके इमोशनल रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करके उन्हें वैलिडेट करना। इससे बच्चों को उस गहरे खालीपन को समझने और उससे डील करने में मदद मिलती है जो उनके माता पिता के जाने से पैदा होता है। छठा और अंतिम भाग, भारत की आत्मा। आज की इन घटनाओं को हमारी पुरानी दार्शनिक जड़ों से जोड़ते हुए हमारे सोर्सेस जवाहरलाल नेहरू की मशहूर किताब भारत एक खोज का जिक्र करते हैं। नेहरू की ये खोज देश की नदियों, पहाड़ों और सिर्फ भौगोलिक सीमाओं से कहीं आगे जाकर एक राष्ट्र की असली परिभाषा को समझने की कोशिश थी। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेहरू ने एक बहुत ही गहरा विचार सामने रखा। भारत माता कौन है? आप हैं, आप ही राष्ट्र हैं। सोर्सेस से निकलकर आने वाली ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि कोई भी देश सिर्फ उसकी जमीन से नहीं बनता, बल्कि उन करोड़ों लोगों से बनता है जो एक साथ दर्द सहते हैं, शोक मनाते हैं और हर मुश्किल के बाद मिलकर फिर से खड़े होते हैं। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं। मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या किसी राष्ट्र की सच्ची जीत उसकी तोपों के पूरी तरह से शांत हो जाने में है, या पीछे छूट गए लोगों के उस कभी न टूटने वाले जज्बे और हौसले में? इस विचारोत्तेजक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।